वेलकम टू एस एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग उत्तर वैदिक काल यानी लेटर वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप बीपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखना है और इस वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलता है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और ये चैप्टर 4 है, जैसा कि आपने देखा हुआ है। और इससे पहले जितने भी वीडियो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। पहले अगर आप उन वीडियो को देखिए, इसके बाद से ये वीडियो देखिए, तभी आपके सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ में आएगा। उत्तर वैदिक काल यानी लेटर वैदिक पीरियड, ये पीरियड स्टार्ट होता है 1000 BC से लेकर 600 BC के समय। इसके पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें भौगोलिक विस्तार और इसके साथ साथ जो सामाजिक विस्तार था, अर्थव्यवस्था, ये सब के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए पहले भौगोलिक विस्तार देखते हैं। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के काल को ऋग वैदिक काल कहा जाता है और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के काल को उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। तो ये यहाँ पे दिखा जाता है। उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद को छोड़कर अन्य वेदों, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषदों की रचना की गई। इसके बाद से इस काल में 3 वेद जैसे सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के अतिरिक्त ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वेदांशों की रचना हुई। ये सभी ग्रंथ उत्तर वैदिक काल के साहित्यिक स्रोत माने जाते हैं। इसके बाद से इस काल के प्राप्त बर्तनों को धूसर मृदभांड कहा जाता है और चित्रित धूसर मृदभांड इस काल की विशिष्टता थी, क्योंकि यहाँ की निवासी मिट्टी के चित्रित और भूरे रंग के कटोरों तथा थालियों का प्रयोग करते थे। इसके बाद से इस काल में लोहे के प्रयोग ने सामाजिक और आर्थिक क्रांति पैदा कर दी। उत्तर वैदिक काल में आर्यों का विस्तार अधिक क्षेत्र पर इसलिए हो गया क्योंकि अब वे लोहे के हथियार और अश्वचालित रथ का उपयोग करने लगे थे। इसके बाद से उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने अपने क्षेत्र का विस्तार किया और गंगा के आगे बढ़ते हुए पूर्वी प्रदेश में निवास करने लगे और दिल्ली और दोआब के ऊपरी भाग पर अधिकार करते हुए बरेली, बदायूं, फारुखाबाद तक पहुंच गए और हस्तिनापुर को अपनी राजधानी बनाया, जो उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। मगध के निवास में करने वाले लोगों को अथर्ववेद में व्रांत्य कहा जाता है। व्रांत्य कहा जाता है, ये प्राकृत भाषा बोलते थे। उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता का मुख्य स्रोत केंद्र मध्य प्रदेश था, जिसका प्रसार सरस्वती से लेकर गंगा के दोआब तक था। विदेत माधवकाला का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, जो आर्यों के गंगा के पूर्व की ओर विस्तार का प्रतीक है। इसके बाद से हम लोग पढ़ते हैं राजनीतिक व्यवस्था। लेटर वैदिक पीरियड में राजनीतिक व्यवस्था कैसा था, इसके बारे में देखिए। ऐतरेय ब्राह्मण में वर्णित शासन पद्धतियाँ यहाँ पे दिया गया है कि कौन कौन से पद्धति यहाँ पे यूज किया जाता था। पूर्व के समय शासन का नाम था साम्राज्य और उसके शासन के प्रधान को सम्राट बोलते थे। मध्य के समय में राज्य बोलते थे शासन का नाम, और उसके जो प्रधान होता था उसको राजा बोलते थे। इसके बाद से पश्चिमी के क्षेत्र में स्वराज बोलते थे और उसके शासन को स्वराट बोलते थे। उत्तर के क्षेत्र में वैराज्य बोलते थे और उसे प्रधान को विराट बोलते थे, और दक्षिण के क्षेत्र में भोज्य बोलते थे और उसके प्रधान को भोज बोला जाता था। इसके बाद से जो शतपथ ब्राह्मण जो थे, उन्होंने पंजालों को वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा। इसके बाद से अथर्ववेद में परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा जाता था। राजा की दैविक उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। उत्तर वैदिक काल में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और सशक्त हुई। इस काल में राज्य का आकार बढ़ने से राजा का महत्व बढ़ा और उसके अधिकारों का विस्तार हुआ। अब राजा को सम्राट, एकराट, अधिकार आदि नामों से जाना जाता था। इस काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया। इसके बाद से क्या हुआ कि हमारा जो
उत्तर वैदिक काल था, इसमें राष्ट्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम वैदिक काल में ही किया गया और पुनर्जन्म के सिद्धांत का सर्वप्रथम वर्णन शतपथ ब्राह्मण में किया गया। उत्तर वैदिक काल में संस्थाओं, सभा और समिति का अस्तित्व कायम रहा, किंतु विद्वेष का उल्लेख नहीं मिलता है। उत्तर वैदिक काल में सभा में महिलाओं का प्रवेश निषेध हो गया। वैदिक कालीन शासन की सबसे बड़ी इकाई जन का स्थान जनपद ने ले लिया और यजुर्वेद में राज्य की उच्च पदाधिकारी जैसे कि रत्नीय कहा जाता था और ये राज परिषद के सदस्य होते थे। रत्नीय की संख्या 12 बताई गई है और रत्नियों की सूची में राजा के संबंधी मंत्री, विधान, भाषा और दरबारी आते थे। उत्तर वैदिक काल में त्रिकूट, कैज्य तथा वैनाम हिमालय क्षेत्र में स्थित पर्वतों का उल्लेख भी मिलता था। इसके बाद से क्या हुआ कि सेनानी को और सेनापति, इसमें सेनानी का नाम सूत, राजा का सारथी। इसके बाद से है ग्रामीण, ग्रामणी, ग्राम का मुखिया, भाग, दुख, कर संग्रहता, संगृहीता, कोषाध्यक्ष, अध्यवाय यानी पासे के खेल में राजा का सहयोगी। इसके बाद से छता को प्रतिहारी कहा जाता था। गोवीरकर्ता को जंगल विभाग का प्रधान कहा जाता था। पालागल को विदूषक कहा जाता था। महिषी को मुख्य रानी कहा जाता था। पुरोहित को धार्मिक कृत्य करने वाला और युवराज को राजकुमार के नाम से जाना जाता था। तो ये आपके सारे नाम हैं जो कि यूज किया जाता था उत्तर वैदिक पीरियड में। और इसके बाद से जो सभा को अथर्ववेद में नरिष्ठा कहा गया है और इस काल में राजा के प्रभाव में वृद्धि के साथ ही जन परिषदों को सभा और समिति का महत्व घट गया। और जो ऋग वैदिक काल में बलि और स्वेच्छाकारी कर था, जो कि उत्तर वैदिक काल में नियमित कर दिया गया था। और जो अथर्ववेद के अनुसार राजा को आय का 16वां भाग मिलता था। उत्तर वैदिक कालीन यज्ञों और राजसूय, अश्वमेध और वाजपेय का राजनीतिक महत्व था। ये यज्ञ राजा के द्वारा संपन्न कराए जाते थे। इसके बाद से आता है सामाजिक व्यवस्था। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था कैसा था? तो उत्तर वैदिक काल में समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभाजित थे, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस काल में ब्राह्मणों ने समाज में अपनी श्रेष्ठता स्थापित कर ली थी और क्षत्रियों ने योद्धा वर्ग का प्रतिनिधित्व किया और उन्हें जनता का रक्षक माना गया। राजा का चुनाव इसी वर्ग से किया जाता था। वैश्य ने व्यापार, कृषि, विभिन्न तस्करकारी यानी जो ट्रेड होता था, इसके धंधे ऋग्वैदिक काल में ही अपना लिए थे और वे उत्तर वैदिक काल में एक प्रमुख करदाता बन गए थे। इसके बाद से शूद्रों का काम 3 उच्च वर्ग की सेवा करना था और इस वर्ग के सभी लोग श्रमिक थे। उत्तर वैदिक काल में 3 उच्च वर्गों और शूद्रों के माध्य स्पष्ट विभाजन रेखा देखा जा सकता है और स्त्रियों को समानतः निम्न दर्जा का दिया जाने लगा। समाज में स्त्रियों को सम्मान प्राप्त था, परंतु ऋग वैदिक काल में उपेक्षा इसमें कुछ गिरावट आ गई थी और लड़कियों को उच्च दी जाती थी। ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्र को क्रीपस कहा गया ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को। इसके बाद से पारिवारिक जीवन ऋग्वेद के समान था और जो समाज पितृसात्मक था और जिसका स्वामी पिता होता था। इस काल में स्त्रियों को पैतृक संबंधी कुछ हथियार भी प्राप्त थे। इस काल में सती प्रथा के उद्भव का पता चलता है, लेकिन इसका प्रचलन बड़े पैमाने पर नहीं था और विधवा विवाह का प्रमाण भी नहीं मिलता है। इसके बाद से उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था स्थापित की गई थी। गोत्र शब्द का मतलब है यहाँ पे वह स्थान जहाँ समूचे कुल के गोधन को एक साथ रखा जाता था, परंतु बाद में इस शब्द का अर्थ एक मूल पुरुष का वंशज हो गया। और उत्तर वैदिक काल में केवल 3 आश्रमों जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ की जानकारी मिलता है। चौथे आश्रम संन्यास की अभी स्पष्ट स्थापना नहीं हुई थी। सर्वप्रथम चारों आश्रम का उल्लेख जावली उपनिषद में मिलता है।
इसके बाद से हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर वैदिककालीन अर्थव्यवस्था के बारे में। इसके बाद से कृषि और पशुपालन जिसमें आता है, उद्योग और व्यवसाय उनका कैसा था, धार्मिक व्यवस्था कैसा था, उत्तर वैदिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे जिसमें हम लोग सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्म ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद और वेदांग के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा और अपने सजेशन को ज़रूर कमेंट करिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।